नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकूल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए कहता हूं, मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में यही कोशिश करता हूं कि जो भी आपके द्वारा सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका मैं हर संभव जवाब दूं। देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे मिला है वह मिला है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाता है उसको लेकर। अब जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर का सवाल था कि सर वह कौन सा तरीका है जिससे कि हम किसी को अगर अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र करते हैं, अपना मकान या फ्लैट कुछ भी हमने ख़रीदा हुआ है जिसे हम अचल संपत्ति कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, वो अगर किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें पैसे का लेन देन न हो, वो कौन सा तरीका होगा। तो देखिए, जनरली क्या होता है, एक होता है सेल डीड, ठीक है, और एक होता है गिफ्ट डीड। तो जो सेल डीड है यह डिफाइन है आपको सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यह डिफाइन किया गया है इसको, ठीक है। तो यहाँ जो सेल डीड है, यहाँ पर आपको सेक्शन 54 में दिया हुआ है कि सेल डीड के माध्यम से अगर आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको कंसिडरेशन अमाउंट देना होगा। कंसिडरेशन अमाउंट का मतलब पैसा, पैसे का लेन देन होगा। तो यहाँ तो पैसा देना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ तो पैसे का लेन देन होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैसे का लेन देन ना हो तो वहाँ पर आप गिफ्ट डीड के माध्यम से, ठीक है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ नो कंसिडरेशन अमाउंट, ठीक है, यानी कि जो पैसा है उसका लेन देन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो यह बात आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ कि मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि आपके द्वारा जो भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं उसका मैं जवाब दूँ, बेस्ट रेमेडी आपको देने का मेरा प्रयास रहता है। तो एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपका है, ठीक है। आप सभी लॉकूल परिवार के सदस्य हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बताऊंगा इससे फ़ायदा क्या होगा। सब्सक्राइब करे रहिएगा आप चैनल को, तो एक बेल आइकन दिया होता है नोटिफिकेशन का, उसको घंटी बना हुआ है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से जितने भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँगा आपके अपने चैनल लॉकूल पर, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई भी सवाल हो निश्चित तौर पे आपको पूछना है, मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने का। हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, देखिए सवाल थोड़ा स्पष्ट पूछिए। आप लोग शॉर्टकट तरीके से सवाल पूछते हैं तो समझ में नहीं आ पाता है। आप पूछिए ना सवाल, मैं जवाब दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, ये परेशानी हर किसी के साथ है, तो संकोच नहीं करना है, आप पूछिए, ठीक है। अपनी पहचान नहीं बताना है आपको, लेकिन सवाल ज़रूर पूछिए, मैं जवाब दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। देखिए, एक सवाल और था, यह तो हो गया। एक सवाल और था, देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के माध्यम से मैं समझाऊंगा, और जजमेंट को मैं लिख भी देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर नहीं डाल पाता हूं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहां भी लिख दूंगा, आपको जजमेंट रिप्लाई में दे दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए, हुआ क्या था, पहले आपको कहानी बताता हूं मैं। इसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन है एक्स, ठीक है, उन्होंने एक अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या किया, जिसे मुख्तारनामा भी आप कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी एक व्यक्ति के नाम से कर दी, ठीक है, नाम से कर दी। उस आदमी ने क्या किया कि वह प्रॉपर्टी अपनी ही, उस प्रॉपर्टी के दो हिस्से कर दिए उसने। एक प्रॉपर्टी का हिस्सा उसने अपनी पत्नी को बेच दिया और एक प्रॉपर्टी का हिस्सा क्या किया उसने, अपने दो बच्चों के नाम से बेच दिया। दोनों माइनर थे, ठीक है। तो एक्स हो गए ज़मीन के मालिक, वाई हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, ठीक है। इसने क्या किया, अपने एक प्रॉपर्टी बेच दी अपने ए बी, दो बेटों को, इसके सन्स हैं, ठीक है, बेटे हैं, ठीक है। और ये जेड वाइफ, इसकी वाइफ हो गई, ठीक है, वाइफ को बेच दिया। एक्स की जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी किसकी है, एक्स की,
जमीन, ठीक है। जमीन किसकी है? तो जमीन एक्स की है, इसकी जमीन है। इसने क्या किया? इसको पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से वाई को कहा कि तुम मेरी ज़मीन बेच दो और जो पैसा होगा मुझे दे देना, और जो भी इसका मजदूरी होता है, मेहनताना होता है, वो इसको मिल जाएगा वाई को अपना, ठीक है। जो प्रॉफिट में से होता है अब कुछ हिस्सा अपना देगा। वाई ने क्या किया? चालाकी से बेच दिया एक हिस्सा अपनी वाइफ को और एक हिस्सा बेच दिया अपने माइनर सन्स को। अब क्या हुआ कि पैसा मांगा एक्स ने कि मेरा पैसा दो, कि आजकल कहकर टहला रहा है, परेशान कर रहा है, दे दूंगा, अभी पैसा नहीं मिला है, हाँ आजकल करते करते वह टहला रहा है। देखिए कितना चालाक आदमी है। जबकि मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत कोई भी ज़मीन की खरीद बिक्री होती है उसमें पैसे का लेन देन मस्ट है, ज़रूरी है। बिना पैसे लिख के लेन देन के वह ज़मीन की खरीद बिक्री इलीगल होगी, उसे रद्द कर दिया जाएगा। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जजमेंट देखिए, जजमेंट में बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स, ठीक है। केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स। मैं जजमेंट लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, एकदम चिंता करने वाली बात नहीं है। तो केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स, इसी में क्या हुआ था कि भाई इन भाई साहब की जो ज़मीन थी, इन्होंने विश्वास करके पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया, मुख्तारनामा जिसे कहते हैं। अब इस आदमी ने क्या किया? धोखे में रख के एक ज़मीन का हिस्सा बेच दिया अपने माइनर बेटों के नाम से। ये माइनर थे, नाबालिग थे। एक तो माइनर के नाम से प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती है, क्योंकि एग्रीमेंट कैसे होगा। और वाइफ के नाम से दे दिया, कहा पैसा मिल जाएगा, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। कहते कहते टालता गया, अंत में केस करना पड़ा। केस में भाई हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में यही पूछा गया कि आप यह बताइए कि आपने जो ज़मीन के मालिक हैं, उन्होंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बनाया, आपने बड़ी चालाकी से वो ज़मीन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के नाम से बेच दी, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया, तो पैसा कहाँ गया? पैसे की बात है, पैसा कहीं नहीं, कोई जिक्र नहीं पैसे का। लिखा हुआ है, दस्तावेज में लिखा हुआ है, जो भी अमाउंट है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी अमाउंट था लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ कागज़ पे लिखा हुआ है, वो पैसा मालिक को मिला नहीं। तो उसने कहा कि मैंने ट्रांसफ़र किया था, कहीं बाहर से किया था, ये हुआ है, दिस दैट, झूठ पे झूठ बोलता रहा वो। लेकिन कोई कोर्ट ने कहा आप एविडेंस दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में यही बात उठी कि आप एविडेंस दीजिए ना, आप साक्ष्य दीजिए। ठीक है, मान लिया आपकी बात हमने मान ली कि आपने पैसे दिए हैं, चलिए आप साक्ष्य दीजिए। देखिए यही होता है आज की डेट में, सबसे ज़्यादा धोखा जो है ज़मीन की खरीद बिक्री में होता है दोस्तों। इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है मत पूछिए। तो यही मामला हो गया, सुप्रीम कोर्ट के पास आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि आप पैसे का लेन देन जो है, जो कि ज़मीन की खरीद बिक्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना ज़मीन की खरीद बिक्री रद्द हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो फिर वह जो सेल डीड है उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और जो ज़मीन के मालिक थे उनके नाम से वह प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। दोबारा से पूरे सेल डीड को, जो भी वो सेल डीड था, उस सेल डीड को रद्द कर दिया उन्होंने। क्या कहते हुए? उन्होंने कहा कि सेक्शन 54 जो है, सेक्शन 54 किसका? टीपी एक्ट का। टीपी का मतलब हो गया, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देखिए दोस्तों, मैं एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार बताऊंगा आपको, ताकि आम जन में संपत्ति के विवाद को लेकर इतनी भ्रांतियाँ, उन्हें लगता है अब उनकी ज़मीन चली गई, अब उनका ज़मीन उनको मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक और तरीका बताऊंगा, अभी इस पूरे केस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक और तरीका बताऊंगा। मैंने कहा ना, मैंने जब मान लिया है कि आप लॉकुल परिवार के सदस्य हैं, तो यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास ज्ञान है,
वह मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से आपको मैं पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट होगा, दोबारा से मैं कहता हूं, अपने सवाल को आप स्पष्ट तरीके से पूछिए। शॉर्टकट तरीके से आप पूछते हैं, नहीं समझ में आता है। आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही ना, आप ही की तरह, है कि नहीं? तो थोड़ा सा सवाल को स्पष्ट तरीके से पूछिएगा, निवेदन है आपसे। तो देखिए, यह हो गया तो सेल डीड रद्द हो गया, तो इसीलिए एकदम चिंता वाली बात नहीं है। अगर किसी ने आपको पैसा नहीं दिया है, आजकल टहला रहा है, बस जाइए कोर्ट में केस कीजिए। महदनामा कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया, उससे नहीं होगा। एग्रीमेंट में मान लीजिए 10 लाख की ज़मीन है, उसने अभी 1 लाख रुपया दिया है, उससे नहीं होता है। आप उसको कहिए दो, नहीं तो फिर सेल डीड में जा रहा हूँ रद्द करवाने, मैं किसी और को बेचूंगा, सीधी सी बात है। तो यह एक हो गया। अब मान लीजिए एक और तरीका बताता हूँ मैं। आपकी कोई ज़मीन है, ठीक है ना, आपकी कोई ज़मीन है, आपको पता चला किसी ने धोखे से बेच दिया। अब बताइए, धोखे से बेच दिया तब तो कुछ एक चौनी आपके हाथ नहीं लगी, फॉर्जरी भी आपके साथ किया। अब जनरल रूल क्या कहता है लिमिटेशन एक्ट का, देखिए इस कानून को समझिए। यह है लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट 1960। लिमिटेशन एक्ट के तहत क्या है, सेक्शन 59 जो है इसका, सेक्शन 59, इसको ध्यान से देखिए। सेक्शन 59 कहता है कि कोई भी ज़मीनी विवाद का मुकदमा है आपका, ठीक है, ज़मीन संबंधी कोई भी मुकदमा है, उसको करना है, आपको कोर्ट केस करना है, तो 3 साल के अंदर आप कर सकते हैं। 3 साल के अंदर कर सकते हैं, जिस दिन ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, ठीक है, या फिर जब आपको जानकारी हुई है। अब मान लीजिए जानकारी भी हो गई और फिर भी 3 साल बीत गया, बहुत लंबा समय हो गया, तब क्या कीजिएगा? तब क्या होता है, सेक्शन 17 आपको एक देता है। सेक्शन 17 के तहत आप कभी भी केस कर सकते हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपके साथ फ्रॉड हो। 3 साल तो ये लिमिटेशन है, लेकिन सेक्शन 17 कहता है, इसी कानून का, लिमिटेशन एक्ट का ही, यह दोनों इसी सेक्शन, इसी कानून के तहत है, लिमिटेशन एक्ट 1963, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट कहता है लिमिट देख रहे हैं, लिमिट का मतलब ही है समय सीमा, तो इतने समय सीमा के अंदर आप कर सकते हैं। तो यहाँ तो 3 साल दिया सेक्शन 59 के तहत, लेकिन अगर आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, अब मान लीजिए कि ज़मीन को बेचे हुए 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, अब आपके पास मान लीजिए कि आपकी कोई ज़मीन थी, किसी ने धोखे से बेच दी, आपने नहीं बेचा, किसी ने फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर, पावर ऑफ अटॉर्नी बना के, महदनामा बना के, कुछ भी एग्रीमेंट बना के आपकी ज़मीन बेच दिया वो आदमी, ठीक है। आपको पता चलता है, क्या होता है कि अक्सर नामांतरण जो होता है, जिसे आप म्यूटेशन कहते हैं, दाखिल खारिज भी कहते हैं, वह मान लीजिए तुरंत तो होता नहीं है। मान लीजिए किसी ने 10 साल बाद कराया, अब आपके पास जानकारी आ रही है, अरे ये क्या हो गया, नामांतरण, मैंने तो किसी को ज़मीन बेची नहीं, तो मेरी ज़मीन का नामांतरण कैसे हो रहा है, म्यूटेशन कैसे हो रहा है, दाखिल खारिज कैसे हो रहा है, अब तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 17 में जाइए ना कोर्ट में, धारा 17 में जाइए, धारा 17 में जाइए, केस कीजिए, सारा सेल डीड जो है, जितना फर्जीवाड़ा है, सब रद्द हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया से। जिस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगा। वीडियो लेक्चर जब एंड होगा तो वहाँ पे साइड में आपको वो वीडियो सजेशन में दिखाएगा, इसकी चिंता नहीं कीजिए, एकदम मैं उसको ऐड कर दूंगा, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं। कहा तो मैं हूँ, जब मैंने कह दिया है आपको कि हम सभी परिवार के, एक परिवार के सदस्य हैं और मेरा यह मिशन है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ज़मीनी विवाद को लेकर पागल तक हो गए हैं, लोग पागल तक हो गए हैं, उन्होंने शहर तक छोड़ दिया है। भू माफिया जो है जकड़ लिया है कैंसर की तरह, एक कर्क रोग की तरह ये ज़मीनी विवाद है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि इस ज़मीनी विवाद को हर संभव प्रयास, देखिए पूरा ख़त्म करना तो मैं नहीं, वो संभव किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन जब आपके पास ज्ञान हो जाएगा, आपके पास नॉलेज हो जाएगा, तो बहुत हद तक इस पर रोक लग जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आपके साथ हो गया है तो कल को आप कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, तो आपके पास नॉलेज होगा। तो सेक्शन 17 हो गया, इसमें कोई फ्रॉड, तो सेक्शन 17 है, इसमें आप क्या कीजिए, आपके साथ अगर किसी ने किया है, आपका फर्जी हस्ताक्षर बना लिया, आपका फर्जी हस्ताक्षर बना लिया, आपका फर्जी नाम बना लिया, तो वहाँ क्या कीजिएगा, सेक्शन 31 किसका, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, देखिए रिलीफ नाम इसमें दिया ही है, रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ, कौन सा स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए सेक्शन 31 के तहत, तो स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए कि मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है उस सेल डीड को आप रद्द कर दीजिए सरकार, न्यायालय में
न्यायालय से रद्द हो जाएगा। ठीक है, यह रिलीफ हो गया। यह सेक्शन 31 में कब केस करना है? सेक्शन 31 में केस करना है जब आपका हस्ताक्षर, आपका जो हस्ताक्षर किसी ने कर दिया हो। कभी कभी किसी दस्तावेज का आपसे हस्ताक्षर करवा लिया, कहा कि आपका दाखिल खारिज करवाना है, हस्ताक्षर कर दीजिए कागज़ पर, अपना साइन कर दीजिए, उसी के लिए कागज़ बन रहा है, आपका जाली करवा लिया। आप चाहते थे वसीयत बनवाना, उसने वसीयत नहीं करके केवाला करवा लिया। अरे वसीयत दूसरी चीज़ होती है और केवाला दूसरी चीज़ होती है, हर किसी को पता है। तो ये जो फर्जीवाड़ा होता है, तो इसके तहत अगर आपका हस्ताक्षर करता है, आपका सिग्नेचर लेता है, तो सेक्शन 31 के तहत कर लीजिए। अब मान लीजिए आपके बिना हस्ताक्षर के अगर कोई ज़मीन की खरीद बिक्री कर लिया, आप ही की ज़मीन की खरीद बिक्री कर लिया जिस पे आपका हस्ताक्षर भी नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा? सेक्शन 34 के तहत कानून यही रहेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ही रहेगा कानून, इसके तहत सेक्शन 34 में चले जाइए। तो दो सेक्शन हो गया, सेक्शन 31 और सेक्शन 34। सेक्शन 31 में देखिए समझ में ना आए तो आराम से वीडियो को देखिए, स्किप नहीं कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, डाउट हो जाता है। अरे मैं तो बता रहा हूँ, एक वीडियो मैंने डाला था जिसपे कि मैंने रास्ते को लेकर बनाया था कि अगर आपको आने जाने का रास्ता नहीं है, किसी और की ज़मीन से आप जाते हैं, तो उस ज़मीन वाले को आपको आने जाने का रास्ता देना है, मैंने बनाया। फिर भी आप मतलब कुछ लोग अब सवाल पूछते हैं, सर कैसे रास्ता मिलेगा? मैंने कहा कि आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर वो वीडियो को अच्छे से देखे होते ना, तो यह सवाल वो मुझसे पूछते ही नहीं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि कृपया कर एक बार वीडियो को आप अच्छे से देखिए, पूरी वीडियो को। आप जल्दी जल्दी बढ़ा देते हैं। देखिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको वक्त निकाल के सुकून से देखिए, आराम से देखिए। एक एक कानून बता रहा हूँ, छोटी मोटी बात नहीं। अब सालों साल मुकदमा लड़ने से अच्छा है एक वीडियो में चीज़ों को आप समझ जाइए। ठीक है, तो सेक्शन 34 में आप चले जाइए। यहाँ पर जाके क्या होगा कि वह सेल डीड रद्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी सवाल है, मैं हर बार कहता हूँ, कोई भी सवाल है, सवाल ज़रूर पूछिए। आपका सवाल मुझे और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।